नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का शुभारंभ किया। इस नीति से व्यापार के लिए परिवहन की लागत 10% से कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं। भारत ने एक दिन में सर्वाधिक संख्या में रक्तदान करने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन में। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 11 दिन की अमरीका यात्रा पर होंगे आज रवाना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को दोष स्वीकार करने योग्य बनाया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में अर्जी दायर की। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में पुलिस की हिरासत में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश हुआ घोषित। पश्चिमी नेपाल में तेज बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत और भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और कारोबार में ढुलाई की लागत को 10% से कम करना है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में श्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इस नीति को महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से परिवहन होने से कृषि उत्पादों का नुकसान कम होगा। उन्होंने कहा कि भारत माला और सागर माला जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संपर्क सुविधा में सुधार होगा। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने सागरमाला, भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस काम में अभूतपूर्व तेजी लाने का हमने प्रयास किया है। आज भारतीय पोर्ट्स की टोटल कैपेसिटी में काफी वृद्धि हुई है। कंटेनर वेसल का औसत टर्न अराउंड 44 घंटे से घट करके 26 घंटे पर आया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल पर लाएगा। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ई-लॉग्स नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशंस ऐसे किसी भी मामले को जिससे उनके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस में समस्या आ रही है, उसे सीधे सरकारी एजेंसी के साथ उठा सकती है। यानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में विदाउट एनी हर्डल सरकार के दरवाजे तक खत आपको पहुंचाने की व्यवस्था बन गई है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई माल परिवहन नीति और चीतों के पुनर्वास परियोजना के बीच एक संबंध है। वो चाहते हैं कि देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था चीते की गति से चले। पॉलिसी एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करती है, गाइडिंग फोर्स के रूप में भी काम करती है और इसलिए इस पॉलिसी को
सिर्फ एक कागजी दस्तावेज के रूप में न देखा जाए। हमें जिस चीते की गति से पूरब से पश्चिम तक माल ले जाना है, उस गति को हमने पकड़ना है जी। आज का भारत कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, उसे लागू करने से पहले उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करता है और तभी वो पॉलिसी सफलता से इम्प्लीमेंट हो पाती है, तब जाकर के प्रोग्रेस की संभावनाएं बनती है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति री इंजीनियरिंग, डिजिटीकरण और मल्टी मॉडल परिवहन पर आधारित है। इससे सभी उद्योगों और संबंधित पक्षों के लिए कारोबार करना और सुगम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विश्व को ये संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि देश की आर्थिक प्रगति पर्यावरण के संरक्षण के साथ भी हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ तो भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और दूसरी तरफ देश का वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते छोड़ने के बाद ये बात कही। जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीतों को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था और करीब 7 दशक तक उनके पुनर्वास के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं सृजित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। कल मध्य प्रदेश के कराहल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है। आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के नौजवानों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल में वृद्धि को अपना नया मंत्र बना लेना चाहिए। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कल आईटीआई के कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर छात्र नवाचार के पथ पर अपने नए कौशल के साथ पहला कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भगवान विश्वकर्मा से प्रेरणा लेकर विभिन्न कौशल आधारित योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव के अवसर पर कल देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बना। ये सबसे बड़ा देशव्यापी रक्तदान अभियान था। 6,000 से अधिक शिविरों में 90,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अभियान का उद्देश्य नियमित, निःशुल्क और ऐच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाना था। ये सुनिश्चित करना भी था कि अभियान का उद्देश्य ये रक्त या उसके घटक उपलब्ध, सुलभ, किफायती और सुरक्षित हों। श्री मोदी ने अपने जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि ये शुभकामनाएं उन्हें अधिक परिश्रम से काम करने की ताकत प्रदान करती हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोगों से मिले स्नेह से अभिभूत हैं। उन्होंने उन सभी लोगों की सराहना की जिन्होंने ये दिन विभिन्न सामुदायिक सेवाओं के लिए समर्पित किया। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सामूहिक रूप से इन क्षेत्रों में काम करके हम सतत और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। जागृति का कहना है कि शिकायत दर्ज करना हुआ ज्यादा सुविधाजनक। ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का शुभारंभ किया। इस नीति से व्यापार के लिए परिवहन की लागत 10% से कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं। भारत ने एक दिन में सर्वाधिक संख्या में रक्तदान करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 11 दिन की अमरीका यात्रा पर आज रवाना होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को दोष स्वीकार करने योग्य बनाया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने IRCTC घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में अर्जी दायर की। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में पुलिस हिरासत में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित। पश्चिमी नेपाल में तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 17 लोगों की मौत और भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए आज सवेरे लंदन पहुंची। ब्रिटेन की महारानी का इस महीने की 8 तारीख को निधन हो गया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कल ब्रिटेन के स्थानीय समय अनुसार सवेरे 11 बजे वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 वर्षों के शासनकाल में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते बहुत विकसित और मजबूत हुए। उन्होंने राष्ट्रमंडल प्रमुख के तौर पर दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस अधिवेशन का विषय है अनूठा पल, परस्पर जुड़ी चुनौतियों के क्रांतिकारी समाधान। सूचना के आदान प्रदान पर आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति भारत की सशक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप विदेश मंत्री G4 भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार का लक्ष्य हासिल करने के बारे में L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। इस समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबिया से विकासशील देश और
छोटे द्वीपीय विकासशील देश शामिल हैं। ये समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित है। आजादी का अमृत महोत्सव की स्मृति में डॉक्टर जयशंकर विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। 24 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम का विषय है इंडिया एट 75, भारत और संयुक्त राष्ट्र की गतिशील भागीदारी का प्रदर्शन। डॉक्टर जयशंकर 25 से 28 सितंबर तक वाशिंगटन में रहेंगे और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर रवाना होंगे। वो सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ पहली मंत्री स्तरीय आर्थिक और निवेश समिति की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। आशा है कि दोनों ही मंत्री विभिन्न आर्थिक और निवेश समिति के संयुक्त कार्य समूहों के तहत हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे। श्री गोयल सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कासाबी से भी मिलेंगे और दोनों ही देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री गोयल की सऊदी अरब यात्रा दोनों ही देशों के बीच गतिशील और लगातार बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी। इससे सहयोग के नए क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त होगा और इससे वाणिज्यिक और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपराधों का दोष स्वीकार करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीडीटी ने कारोबार करना आसान बनाने और कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सरकार की नीति के अनुरूप ये कदम उठाया है। करदाताओं के लाभ के लिए कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक अधिनियम की धारा 276 के तहत दंडनीय अपराध को दोष स्वीकार करने योग्य बनाना शामिल है। दोष स्वीकार करने की योग्यता की सीमा में भी छूट दी गई है। ये छूट ऐसे मामलों में लागू होगी जिनमें आवेदक को 2 वर्ष से कम अवधि की सजा का दोषी पाया गया हो और उसने पहले दोष स्वीकार नहीं किया हो। दोष स्वीकार करने का आवेदन मंजूर होने की समय सीमा शिकायत दर्ज कराने की तिथि से 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इसके अलावा प्रक्रियागत जटिलताओं को भी सरल बनाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। आवेदन में जांच एजेंसी ने कहा कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी ने कानून की प्रक्रिया को तोड़ने का प्रयास किया और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का खुलेआम दुरुपयोग किया। सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव ने न सिर्फ सीबीआई अधिकारियों के परिवारों को सीधी धमकी दी बल्कि गवाहों को भी अप्रत्यक्ष धमकी दी। सीबीआई ने आगे कहा कि तेजस्वी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और स्वयं डिप्टी उप मुख्यमंत्री होने के नाते अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। उनके बयान मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने से रोकने के लिए अनुचित प्रभाव और बल प्रयास को दर्शाते हैं। दिल्ली न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के ओखला क्षेत्र के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने वक्फ बोर्ड सहित अन्य कथित वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने के कारण उनको गिरफ्तार किया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा है कि उनकी जमानत याचिका पर 4 दिन की पुलिस हिरासत के बाद सुनवाई होगी। पुलिस ने अमानतुल्ला की 14 दिन की रिमांड की मांग की है। शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली में जाकिया नगर, बटला हाउस और जामिया नगर में छापे मारे। इस दौरान 24 लाख रुपए नकद और गोली बारूद सहित 2 हथियार बरामद किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। श्री शेखावत ने कल पोर्ट ब्लेयर में उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को इसका प्रमाण पत्र सौंपा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। जल शक्ति मंत्री ने इस प्रमुख उपलब्धि के लिए सभी द्वीपवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि देश के मुख्य भूभाग से दूर स्थित होने पर भी इस द्वीप की उपलब्धि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के 1 दिन के दौरे पर आज
जबलपुर पहुंचे। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री धनखड़ की ये पहली मध्य प्रदेश यात्रा है। वे अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और न्यायमूर्ति जेएस वर्मा स्मृति व्याख्यान में भाग लेंगे। केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से स्वतंत्र वीर सावरकर की तरह ही देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने का आह्वान किया है। कल रात मुंबई के दादर में स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं को वीर सावरकर के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को लोग नहीं भुला पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। गिरिडीह से रांची जा रही एक बस के कल शाम हजारीबाग टाटी झरिया मार्ग पर पुल से सिवाने नदी में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और 45 से अधिक घायल हो गए। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि घायलों को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस यात्री गुरुद्वारे में एक धार्मिक कीर्तन में शामिल होने रांची जा रहे थे। पश्चिम नेपाल में वर्षा की वजह से पश्चिम प्रांत के अछाम जिले में चट्टाने खिसकने से 17 लोग मारे गए। ये क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्षा के कारण आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। दुर्घटना में घायल 11 लोगों को वायुमार्ग से उपचार के लिए सुरखेत जिले में पहुंचाया गया है। 3 व्यक्ति लापता हैं। लापता लोगों की खोज के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। और अब खेल समाचार। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। पैरा ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। वे 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। डूरंड कप फुटबॉल के फाइनल में आज बेंगलुरू फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से होगा। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में 131वां डूरंड कप फाइनल मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची दोनों टीमें पहली बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी। 1888 में पहला डूरंड कप खेला गया था। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज होम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले 3 T20 मैचों की श्रृंखला में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपको पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी और पूर्वोत्तर राज्य के पुनर्गठन की कहानी बताएंगे। आजादी के बाद पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र NEFT को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नेफा कर दिया गया था। 20 जनवरी 1972 को नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और इसके साथ ही यह एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख प्रवेश द्वार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के विकास को गति देने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। 50 वर्ष पूर्व नेफा को अरुणाचल प्रदेश के रूप में नया नाम, नई पहचान मिली थी। उगते सूरज की इस पहचान को, इस नई ऊर्जा को इन 50 वर्षों में आप सभी परिश्रमी राष्ट्रभक्त बहनों भाइयों ने निरंतर सशक्त किया। अरुणाचल की इसी भव्यता को देखते हुए 5 दशक पहले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने अरुणाचल हमारा नाम से गीत लिखा था। अरुण किरण शीश भूषण कंठ इनकी धारा, अरुण किरण शीश भूषण कंठ इनकी धारा,
भाग सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सद्भाव की जिस भावना को अरुणाचल प्रदेश ने नई ऊंचाई दी है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार आपने संजोया, संवारा है, परंपरा और प्रगति को जिस प्रकार आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। एंग्लो आबो युद्ध हो या फिर आजादी के बाद सीमा की सुरक्षा, अरुणाचल वासियों की वीरता की गाथाएं प्रत्येक भारतवासी के लिए अनमोल विरासत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य और सिक्किम शामिल हैं। 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। सिक्किम को वर्ष 2002 में 8वें पूर्वोत्तर परिषद राज्य के रूप में एकीकृत किया गया था। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव से लेकर भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी और भारत के सबसे बड़े मठ तक पूर्वोत्तर में सब कुछ मौजूद है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत पूर्वोत्तर में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी पर एक चर्चा। हम सबके जीवन में उपहारों की विशेष अहमियत होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को देश विदेश में मिलने वाले उपहार कई मायनों में अनूठे और अनुपम बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही उपहारों की समय समय पर नीलामी करते हैं और उससे मिलने वाली रकम को राष्ट्र के उत्थान में खर्च करते हैं। चौथी बार ऐसा अवसर आया है जब प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी हो रही है। एसपी सिंह साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बार की नीलामी किस मायने में बेहद खास है। प्रधानमंत्री अपने मिले उपहारों को नीलाम करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो जिस काम में लगता है वो महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इस बार की नीलामी की खासियत क्या है? तो सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 और थॉमस कप चैंपियनशिप, ये ऐसे खेल जगत के आयोजन थे, चैंपियनशिप थी, जिसमें भारत का प्रदर्शन बड़ा ही शानदार रहा है। और आपको पता है कि इस देश में खेल के प्रति लोगों का कितना रुझान है और उसमें हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद लोगों ने इसे सरकार और प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन को विशेष तौर पर सराहा है। यही वजह है कि जब खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं तो प्रधानमंत्री की शुभकामना लेकर जाते हैं और जब वो लौटते हैं तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने भी पहुंचते हैं और धन्यवाद के तौर पर वो उन्हें कुछ न कुछ ऐसा उपहार देते हैं जो अपने आप में अनूठा और अनोखा होता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो नीलामी हो रही है उसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के देश विदेश से मिले उपहार शामिल हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी पर चर्चा। प्रतिभागी थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। और फरहत, अब आप हमें बताएं कि क्या है खास आज के समाचार पत्रों में। जी मुनीश, आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए चीतों की तस्वीरें छाई हुई हैं। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 70 साल बाद देश में दिखा रफ्तार का राजा चीता, जबकि दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है लौटा चीता युग, गलती सुधारने का मौका। जनसत्ता ने अपने पहले पृष्ठ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान होने की खबर प्रमुखता से छापी है। खबर को शीर्षक दिया है आरटीओ संबंधी 58 सेवाएं ऑनलाइन। अमर उजाला ने अपनी न्यूज डायरी स्तंभ के तहत प्रकाशित समाचार को शीर्षक दिया है धर्मांतरण कानून में यूपी में पहली सजा, दोषी को 5 साल की कैद। पंजाब केसरी ने अपने संडे मिक्सअप परिशिष्ट में जीव जंतुओं से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ साथ बाल पाठकों के लिए भी मनोरंजक सामग्री प्रकाशित की है। साथ ही सिने जगत की खबरों को भी सचित्र प्रकाशित किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र आपस में टकराने वाले क्षेत्र नहीं। भारत ने एक दिन में सर्वाधिक संख्या में रक्तदान करने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए लंदन में। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 11 दिन की अमरीका यात्रा पर आज होंगे रवाना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को
दोष स्वीकार करने योग्य बनाया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में अर्जी दायर की। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।